जैसे ही मैंने अपने आप को बराक के लिए कुछ महसूस करने की अनुमति दी तो भावनाओं का ज्वर उमड़ आया। बहुत सी कामनाएं जाग गई, कृतज्ञता, संतुष्टि और आश्चर्य। मुझे अपने जीवन और अपने करियर को लेकर या बराक को लेकर जो भी फिक्र थी वह पहले ही किसके साथ सब कुछ मानो धुल सी गई। उसी जगह यह भावनाएं जाग गई कि उसे अच्छी तरह जान जाऊं, जितनी जल्दी हो सके उसके बारे में मैं सब कुछ जानकर सब कुछ अनुभव कर लूं। शायद उसको 1 महीने बाद हार्वर्ड जाना था, इसीलिए उसने अनौपचारिक होने में वक्त नहीं लगाया। मैं शायद इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि जिस छत के नीचे मेरे माता पिता सोते हो उसी छत के नीचे मेरा बॉयफ्रेंड सोए। इसीलिए मैं बराक के अपार्टमेंट में समय बिताना शुरू कर दिया। वह एक पुराने माले का फ्लैट था जो 53वीं स्ट्रीट पर एक दुकान के सामने था। जो लड़का वहाँ सामान्य तौर पर रहता था वह यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में लॉ का स्टूडेंट था और उसने उस अपार्टमेंट को उसी तरह सजा रखा था जिस तरह कोई स्टूडेंट सजा सकता था। कबाड़ से खरीदे गए एक दूसरे से न मेल खाने वाले सामानों से। एक छोटी सी मेज थी, कुछ कुर्सियाँ और जमीन पर एक छोटे आकार का गद्दा पड़ा हुआ था। खुली जगह पर बराक की किताबें और अखबार भरे थे। वह अपनी सूट जैकेट रसोई की कुर्सी के ऊपर टांगता था और फ्रिज में बहुत कम सामान रखता था। वह घर जैसा नहीं लगता था, लेकिन मैं सब कुछ अपनी तेजी से घूमती रोमांस के चश्मे से देख रही थी, इसीलिए वह मुझे घर जैसा लग रहा था। बराक ने मेरे अंदर उत्सुकता जगा दी थी। मैंने पहले जिसके साथ भी डेट किया था वह उनके जैसा बिल्कुल नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि वह मुझे खुले तौर पर प्यार जताता था। उसने मुझे कहा था कि मैं सुंदर थी। वह मुझे अच्छा महसूस करवाता रहता था। मेरे लिए वह एक सींग के जानवर जैसा था। इस हद तक अस्वाभाविक लगता कि लगता ही नहीं था कि वह सच हो। वह कभी भौतिक बातों के बारे में बात नहीं करता था, जैसे घर खरीदना है, कार या नए जूते। उसके अधिकतर पैसे किताबें खरीदने में खर्च होते थे, जो उसके लिए पवित्र वस्तु जैसी थी, जो उसके दिमाग को नर्म बनाए रखती थी। वह देर रात तक पढ़ता था, अक्सर मेरे सोने के बाद भी। वह इतिहास और जीवनियाँ पढ़ता था और साथ में टॉनी मॉरिसन भी। वह रोज कई अखबार पढ़ता, आगे से लेकर पीछे तक। वह नई पुस्तक समीक्षाओं के ऊपर भी नजर रखता था, अमेरिकन लीग के बारे में पता रखता था और साउथ साइड का नगर प्रमुख क्या राय रखता है इस बारे में भी उसको पता रहता था। वह उतने ही जोश के साथ पुलिस चुनाव के बारे में बात कर सकता था और रोजर एल्बर्ट ने कौन सी फिल्म में क्यों लिखी इस बारे में भी। एयर कंडीशन नहीं होने के कारण हमें रात में खिड़कियां खोलकर सोना पड़ता था, ताकि उमस भरे अपार्टमेंट को कुछ ठंडा बनाया जा सके। हमने आराम में जो पाया उसको चुपचाप रहने के लिए त्याग दिया। उन दिनों 53 स्ट्रीट देर तक की गतिविधियों के लिए जाना जाता था। वहाँ से नहर को पार करने वाले आते जाते रहते थे। लगभग हर 1 घंटे खिड़की के बाहर पुलिस का सायरन बजने लगता या कोई चिल्ला चिल्ला कर गालियाँ देने लगता था, जिससे मेरी नींद खुल जाती। मुझे इससे परेशानी होती थी, लेकिन बराक को नहीं। मुझे समझ में आ गया था कि उसको अराजकता से कोई परेशानी नहीं होती थी, जबकि मुझे होती थी। एक रात जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि वह छत की तरफ देख रहा था। बाहर की स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसका चेहरा दमक रहा था। वह परेशान लग रहा था, मानो किसी बड़ी निजी बात के बारे में गंभीरता से सोच रहा हो। क्या हमारे रिश्ते के बारे में या प्रीता की मृत्यु के बारे में? अरे तुम वहाँ क्या सोच रहे हो? मैंने फुसफुसाकर कहा। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और कुछ शर्माते हुए कहा, अरे मैं आर्थिक असमानता के बारे में सोच रहा था। यह एक सीख थी इस बात की कि किस तरह से बराक का दिमाग काम करता था। किसी बड़े और अमूर्त विचार पर वह ध्यान टिका लेता था। पता नहीं उसको कैसे लगता था कि वह इस बारे में कुछ कर सकता था। मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह मेरे लिए नया था। अभी तक मैंने ऐसे अच्छे लोगों से मिलती थी जो महत्वपूर्ण बातों की कद्र तो करते थे, लेकिन उनका ध्यान मुख्य रूप से अपने करियर को बनाने तथा अपने परिवार के लिए कुछ करने के ऊपर केंद्रित रहता था। बराक बहुत अलग था। वह रोज बरोज की मांग के मुताबिक रहता था, लेकिन साथ ही खासकर उसके विचार रात को अधिक प्रखर हो जाते थे। अपना ज्यादातर समय हम जाहिर है काम में ही बिताते। सिडली और ऑस्टिन की शानदार खामोशी में हर
सुबह जहां मैं अपने ख्वाबों से निकलकर अपने जूनियर वकील के ओहदे पर लौट आती थी। पूरे कर्तव्य के साथ मैं अपने दस्तावेजों के ढेर को देखने में लगाती थी और उन कंपनियों के ग्राहकों की मांग के बारे में विचार करने लगती थी जिनसे मैं कभी मिली भी नहीं थी। बराक नीचे की साझा कक्ष में अपने कागजातों में खोया रहता था, जहां उसके साथ काम करने वाले लंलो पंजो कर रहे थे, क्योंकि वह उसको बहुत प्रभावित करने वाला लगता था। अभी भी मैं उचित अनुचित के द्वंद्व में फंसी हुई थी, इसीलिए मैं इस बात के ऊपर जोर देती थी कि हमारा बनता हुआ रिश्ता संयोगी की नजरों से दूर रहे। हालांकि इससे कुछ हुआ नहीं। बराक जितनी बार मेरे दफ्तर में आता, मेरी सहायिका लॉरेन उसे ऐसे देखती और मुस्कुराती मानो वह उसका परिचित हो। जब हम जोड़े के रूप में पहली बार बाहर निकले तो हम उसी रात पकड़े गए थे। यह पहले किस के ठीक बाद की बात है। हम उसके बाद आर्ट इंस्टीट्यूट गए और फिर स्पाइक ली की फिल्म टू द राइट थिंग वाटर पार्क प्लेस में देखने पहुँचे, जहां हम फर्म के एक बहुत आला सहयोगी से टकरा गए, न्यूड मिनो से। उसके साथ उनकी पत्नी जोसेफिन भी थी। हम सब पॉपकॉर्न की लाइन में खड़े थे। उन्होंने हमारा अभिवादन गर्मजोशी से किया, बल्कि उन्होंने जताया कि उनको अच्छा लगा और इस बारे में उन्हें किसी तरह की टिप्पणी नहीं की कि हम साथ साथ थे, लेकिन हम वहाँ साथ साथ थे। उन दिनों काम करना ऐसा लगता था कि ध्यान भंग हो रहा था, लेकिन एक दूसरे के पास फिर आने के पहले हम लोगों को किसी तरह काम तो करना पड़ता था। ऑफिस से निकलकर मैं और बराक लगातार बातें करते थे। हाइड पार्क में शॉर्ट और टी शर्ट्स पहनकर घूमते रहते और बातें करते। हम खाना कम ही खाते, लेकिन घंटों घंटों खाते रहते थे। हम स्टीवी वंडर के हर एल्बम के बारे में बात करते और उसके बाद हम लोगों ने मर्विन गेय के हर एल्बम के बारे में भी बात की। मैं उसके प्यार में पागल थी। वह जिस तरह धीरे धीरे बोलता था और जब मैं कोई मजेदार कहानी सुनाती तो वह जिस तरह से आंखें करता था, मुझे बहुत पसंद था। मुझे उसकी यह बात अच्छी लगती थी कि वह समय की परवाह किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था। हर दिन हमें कुछ न कुछ नया पता चलता था। मैं कप्स की दीवानी थी, जबकि उसको व्हाइट सॉक्स पसंद थे। मैं कुछ चीज को पसंद करती थी, जबकि उसको वह सख्त नापसंद करता था। उसको अपराध कथाओं वाली नाटकीय फिल्में पसंद थी, जबकि मुझे रोमांस कॉमेडी। वह बाएं हाथ से लिखता तो बहुत अच्छा लिखता था, जबकि मैं दाएं हाथ से घसीट कर लिखती थी। उसके कैम्ब्रिज जाने से पहले के महीने में हम लोगों ने सभी स्मृतियों और अपने विचारों को साझा किया। बचपन की बेवकूफियों, टीन एज के दौरान की नादानियों और उन विफल रोमांस की चर्चा जिसकी वजह से हम दोनों एक हुए थे। बराक मेरे बचपन के दिनों से बहुत प्रभावित था। साल दर साल, दशक दर दशक हम यूक्लिड एवेन्यू में एक सा जीवन जी रहे थे। माता पिता, क्रैक और मैं एक ही घर के 4 कोने में रहते थे। बराक जब सामुदायिक संगठन का काम देखता था, तब वह बहुत समय चर्चाओं में व्यतीत करता था, जिसके कारण सामूहिक धर्म में उसकी आस्था थी, लेकिन वह उतना पारंपरिक भी नहीं था। उसने मुझे एक बार शुरू के दिनों में ही कहा था कि शादी बिना वजह की जरूरत से ज्यादा प्रचारित संस्था है। मुझे याद नहीं कि उन साल की गर्मियों में मैं बराक को अपने परिवार से मिलाया था या नहीं, लेकिन क्रैक का कहना है कि मैंने किया था। उसका कहना है कि एक शाम हम दोनों यूक्लिड एवेन्यू के घर आए थे। क्रैक भी आया हुआ था और मेरे माता पिता के साथ सामने वाले पोर्च में बैठा हुआ था। उसने याद करते हुए कहा कि बराक दोस्ताना था और आत्मविश्वास से भरपूर भी। और कुछ मिनट इधर उधर की बातें करने के बाद हम मेरे अपार्टमेंट से कुछ लाने के लिए चले गए। मेरे पापा ने बराक को देखते ही पसंद कर लिया, लेकिन फिर उसका अजीबोगरीब होना उन्हें पसंद नहीं आया। आखिरकार उन्होंने यह देखा कि किस तरह मैं अपने स्कूल के बॉयफ्रेंड डेविड को प्रिस्टन की गेट पर छोड़ दिया था। उन्होंने यह भी देखा था कि कॉलेज के फुटबॉल टीम के खिलाड़ी केविन को किस तरह मैंने जैसे ही फर वाले शुभंकर की ड्रेस में देखा तो मैंने छोड़ दिया था। मेरे माता पिता बहुत अधिक जुड़ाव से पहले यह जानना चाहते थे। उन्होंने मुझे इस तरह से पाला पोसा था ताकि मैं अपनी जिंदगी खुद जी सकूं, और मैंने वही किया भी था। मैं बहुत अधिक एकाग्र थी और बहुत अधिक व्यस्त भी हो गई थी। मैंने अपने माता पिता से कई बार यह कहा था कि मेरे जीवन में किसी पुरुष के लिए जगह बनाना कठिन है।
क्रैग के मुताबिक जब पापा ने बराक और मुझे जाते देखा तो वह सर हिलाकर हंसने लगे। अच्छा आदमी है, उन्होंने कहा, लेकिन बहुत बुरा है क्योंकि यह बहुत चलेगा नहीं। अगर मेरा परिवार चौकोर था तो बराक ज्योमेट्री का विस्तृत टुकड़ा था जिसकी परिधि समुद्र के पार तक थी। उसने सालों इसकी रेखाओं में अर्थ भरने में लगाए थे। उसकी माँ एन दुल्हम 1960 में हवाई की कॉलेज में पढ़ने वाली 17 साल की लड़की थी जब कीनिया के विद्यार्थी बराक ओबामा से उनको प्यार हुआ था। उनकी शादी ज्यादा चली नहीं और उलझन भरी भी रही, खासकर इस कारण से क्योंकि उन्हें पता चला कि उनके नए पति नैरोबी में एक और पत्नी थी। तलाक के बाद एन ने जावा के एक भूगर्भ शास्त्री लोलो सोतोरो से विवाह किया और जकार्ता चली गई। साथ में बराक को भी लेके गई। वह जब 6 साल का था। जैसा कि बराक ने मुझे बताया कि वह इंडोनेशिया में खुश था। अपने नए सौतेले पिता के साथ उसकी अच्छी बनने लगी थी, लेकिन उसकी माँ को उसकी पढ़ाई को लेकर चिंता होने लगी। 1971 में एन ने अपने बेटे को ओहाऊ वापस भेज दिया, जहाँ वह उनके माता पिता के साथ रहकर एक निजी स्कूल में पढ़ने लगा। वह कई सालों तक इंडोनेशिया और ओहाऊ के बीच आती जाती रही। बराक ओबामा जब 10 साल के थे तो वे एक बार हवाई की यात्रा पर गए, जहां उनके पिता, जो हर लिहाज से मजबूत दिमाग वाले भी थे और उनको खूब शराब पीने की आदत भी थी, वह अनुपस्थित रहे और उनको कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। लेकिन बराक ओबामा को बहुत प्यार किया जाता था। ओआऊ में उसके नाना नानी बराक और उनकी छोटी बहन माया को बहुत प्यार करते थे। उसकी माँ अभी भी जकार्ता में रह रही थी, लेकिन दूर से ही संयोग करती थी। बराक जकार्ता में अपनी एक सौतेली बहन ओमा के बारे में भी बहुत प्यार से बात करता। जिन दिनों वह बड़ा हो रहा था तब उसके जीवन में बहुत कम स्थिरता थी, लेकिन वह इस बात को लेकर कभी रोया नहीं करता था कि उसकी कहानी थी। उसके परिवार के जीवन में उसको आत्मनिर्भर बनाया और बहुत अधिक उम्मीदों से भर दिया था। सच्चाई यह थी कि अपने इस अस्वाभाविक बचपन को वो इतनी सफलता पूर्वक संभालता था, ऐसा लगता था कि वह और अधिक सहन करने के लिए तैयार था। एक उमस भरी शाम मैं उसके साथ गई क्योंकि उसको एक पुराने दोस्त की मदद करने जाना था। समुदाय प्रबंध के रूप में उसके साथ काम करने वाले एक पुराने साथी ने उसको कहा था कि क्या वह सुदूर दक्षिण की तरफ रोजलैंड में प्रशिक्षण कार्यक्रम का नेतृत्व कर सकता था। वह इलाका 1980 के दशक के मध्य में स्टील मिलों के बंद होने के कारण ठप पड़ गया था। बराक के लिए एक रात के लिए अपने पुराने काम पर लौटना और शिकागो का हिस्सा बनना स्वागत के योग्य था, जहां वह कभी काम करता था। जब हम चर्च में गए तब दोनों ने ही दफ्तर के कपड़े पहन रखे थे। तब मुझे सूझा कि मैंने इस बारे में अधिक सोचा ही नहीं। एक समुदाय प्रबंधक क्या काम करता था। हम सीढ़ियों से उतरकर नीचे की छत वाले बेसमेंट में पहुँचे, जहां करीब 10-15 अश्वेत, जिसमें से अधिकतर महिलाएं थी, बैठे थे। सभी फोल्डिंग चेयर पर बैठे थे। वह कमरा शायद दिन में डे केयर सेंटर का काम करता था। गर्मी के मारे सभी हाथ में पंखा लेकर बैठे थे। मैं पीछे की तरफ बैठ गई, जबकि बराक सामने की तरफ गया और उसने सभी को हेलो बोला। उनके लिए वह नौजवान और वकील जैसा लग रहा था। मैं यह देख रही थी कि सभी उसको समझने का प्रयास कर रहे थे। वे यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि वह कोई रायशुमारी करने वाला बाहरी था या उसके पास देने के लिए कोई काम की राय थी। वहाँ का माहौल मेरे लिए बहुत परिचित। मैं अपनी नानी रॉबी के साथ साप्ताहिक ओपेरा वर्कशॉप में शामिल होती थी, जो अफ्रीकी मैथोलॉजिस्ट चर्च का था। वहाँ का माहौल यहाँ से अलग नहीं था। यहाँ जो महिलाएं बैठी थी उन महिलाओं से अलग नहीं थी जो रॉबी के कायर में गाती थी या जो साउथ साइड की मृत्यु के बाद कासरोल लेकर आई थी। वे सभी अच्छी इरादों वाली सामुदायिक मानसिकता वाली महिलाएं थीं, जिनमें अधिकतर एकल माँ या दादियाँ या नानियाँ थीं। ये उस तरह की महिलाएं होती थी जो कोई मदद के लिए आगे नहीं आता तो ये तत्काल आ जाती थी।
बराक ने अपना जैकेट उतारकर कुर्सी पर टांग दिया और अपनी घड़ी उतारकर सामने की मेज पर रख दी ताकि वह समय देख सके। अपना परिचय देने के बाद उसने बातचीत शुरू की जो लगभग 1 घंटे तक चली। उसने लोगों से उनकी कहानियां कहने और आसपास के जीवन को लेकर उनकी चिंताओं को सामने रखने के लिए कहा। बदले में बराक ने अपनी कहानी भी सुनाई और उसको सामुदायिक प्रबंध के सिद्धांत को जोड़ा। वह वहां उसको यह बात समझाने के लिए गया था कि हमारी कहानी एक दूसरे से मिलती जुलती थी और इस जुड़ाव से यह संभव था कि असंतोष दूर होता और उससे कुछ उपयोगी बातें निकल कर आती। उसने कहा कि यहाँ तक कि वे सभी उन छोटे से चर्च के अंदर बैठे छोटे समूह के लोग भी, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके इलाके के बारे में लोग भूल गए थे, उनसे चेतावनी देते हुए कहा कि हमें इसके लिए कोशिश करनी होती है। इसके लिए रणनीति बनाने और उसके लिए अपने आसपास के लोगों को सुनना पड़ता है और उन समुदाय में विश्वास का निर्माण करना होता है जिनमें विश्वास की कमी होती है। इसका मतलब यह होता है कि लोगों से यह कहना कि आप उनके लिए थोड़ा समय निकालें या अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा निकालें। इसमें दर्जनों सैकड़ों ना होने के बाद बड़ी मुश्किल से हाँ सुनने को मिलता है, जिससे बदलाव शुरू होता है। लेकिन उसने उन लोगों को इस बात के लिए यकीन दिलाया कि वे सभी प्रभावी हो सकते थे, वे बदलाव ला सकते थे। उसने इस प्रक्रिया को काम करते हुए देखा था, हमेशा सहजता से नहीं। एलगेट गार्डन पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट के दौरान, जहां ऐसा ही एक समूह नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज करवा पाने में सफल हुआ था, वे निवासियों को जुड़ाकर शहर के अधिकारी के पास इस शिकायत के लिए गए एस्बेस्टस दूषित हो रहा है और मेयर के दफ्तर को इसके लिए मनाया गया कि वे आस पड़ोस के लिए एक रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खुलवा दें। मेरी बगल में भी एक भारी भरकम महिला ने अपने बच्चे को घुटने पर रखा और अपने संदेह को छुपाने के लिए कुछ नहीं किया। उसने अपनी ठोड़ी उठाकर बराक को देखा, निचले होठ हिले, मानो यह कहना चाह रही है कि हमें क्या करना चाहिए, यह बताने वाले तुम कौन होते हो। लेकिन इस तरह के संदेहों से वह परेशान नहीं होता था, ठीक उसी तरह जिस तरह से लंबे समय तक विपरीत परिस्थितियों के कारण वह परेशान नहीं हुआ। बराक यूनिकॉर्न था। आखिरकार अपने अस्वाभाविक नाम के अनुरूप, अपने विवादित अतीत, अपने नस्लीयता के स्पष्ट रूप से पहचान न आने के कारण, अपने गायब पिता के कारण, अपने अलग तरह के दिमाग के कारण, उसको अपने आप को साबित करने के लिए काम करना पड़ता था। चाहे वह जहाँ भी जाता था, वह जो भी विचार प्रस्तुत करता था उसे बेच पाना आसान नहीं था, न ही उसको होना चाहिए था। रोजलैंड को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। श्वेत परिवारों के वहाँ से जाने से लेकर स्टील उद्योग की आई गिरावट के कारण, स्कूल की खराब स्थिति और ड्रग के बढ़ते व्यापार के कारण। शहरों के सामुदायिक जीवन में काम करते हुए बराक ने बताया कि उसका सामना अक्सर ऐसे लोगों से होता है जो बहुत गहरे उदास होते थे, खासकर अश्वेत लोग। समय के साथ हजारों तरह की निराशा के कारण उन लोगों में एक तरह की गहरी निराशा घर कर जाती थी। मैं इस बात को समझती थी। यह सब मैंने आस पड़ोस में देखा था, अपने परिवार में भी। एक कड़वाहट, विश्वास की कमी, यह मेरे दादा और नाना दोनों में थी, जो इसकी वजह से उनको हुआ था। उनको अपने लक्ष्यों को छोड़ना पड़ा था और उन्हें बहुत समझौते भी करने पड़े थे। यह दूसरी क्लास में पढ़ाने वाले उस परेशान अध्यापक में भी था, जिसने एक तरह से ब्रायन मावर स्कूल में हम लोगों को पढ़ाना ही छोड़ दिया था। यह उन पड़ोसी के अंदर भी था जिन्होंने अपने लोन की छटाई छोड़ दी थी और जो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि स्कूल के बाद उनके बच्चे कहाँ जाते थे। यह हमारे स्थानीय पार्क में लापरवाही से फेंके गए कचरे के एक एक हिस्से में फैला हुआ था। शाम से पहले पी जाने वाली शराब की एक एक बूंद में था। यह हर उस चीज में था जिनको हम समझते थे कि अब ठीक नहीं किया जा सकता, जिसमें हम भी आते थे। बराक ने रोसलैंड के लोगों से हिकारत की भाषा में बात नहीं की। न ही वह उनको जीतने की कोशिश कर रहा था, न ही वह अपनी सुविधाओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था, और न ही यह बताने की कि वह उससे अधिक अश्वेत था। अश्वेत लोगों के भय और हताशा के बीच, उनकी अनदेखी और असहायता के बीच में एक बड़ी ढिठाई से तीर को दूसरी तरफ दिखा रहा था।
मैं इस तरह से कभी नहीं रही जो अफ्रीकी अमेरिकी होने की निराशा में जीते हो। मुझे सकारात्मक सोच के साथ पाला पोसा गया था। मेरे माता पिता यह चाहते थे और वे इस बात को लेकर अडिग रहे कि वे हमें सफल देखना चाहते थे और मैंने इसको अपनाया था। सेंटिटा जैक्सन के साथ मैं ऑपरेशन पुश की रैली में गई थी। मैंने अश्वेत लोगों के लिए उसके पापा के आह्वान को सुना था कि वे अपने गर्व को कभी न भूले। मेरा उद्देश्य हमेशा यह रहा कि मैं अपने आस पड़ोस से आगे की तरफ देखूं और इस परिस्थिति से निकल जाऊं। और मैं निकली। मैंने आईवी लीग की 2 डिग्रियां हासिल की। सिडनी ऑस्टिन में मेरे पास अपने सीट और मेज थी। मैंने अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को गर्व करने का मौका दिया। लेकिन बराक को सुनते हुए मैं इस बात को समझने लगी, उसके उम्मीदों का संस्करण मुझसे काफी आगे था। किसी बंधी बताई जगह से अपने आप को आगे निकाल लेने की एक बात थी और यह बात मुझे समझ में आ गई थी। लेकिन यह बात और थी कि आप उस स्थान को ही उस परिस्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करें। मैं एक बार फिर इस एहसास से भर गई कि वह कितना खास था। धीरे धीरे चर्च में आसपास बैठी उन महिलाओं ने भी हामी से सिर हिलाना शुरू कर दिया। उसकी बातों को सुनकर हामी भरने लगी कि यह सही कह रहा है। जब वह अपनी बात समाप्त करने वाला था तो उसकी आवाज की गहराई बढ़ गई थी। वह कोई प्रचारक नहीं था, लेकिन वह सच में कोई उपदेश दे रहा था, एक नजरिया दे रहा था। वह हमारे निवेश के लिए दाव दे रहा था। उसके हिसाब से विकल्प यह था कि या तो आप छोड़ दें या बदलाव के लिए काम करें। हमारे लिए क्या अच्छा है? बराक ने कमरे में जुटे लोगों से कहा, हमें जो दुनिया मिली है, क्या हम उसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए या दुनिया को जैसा होना चाहिए उसको बनाने के लिए काम करना चाहिए? यह एक मुहावरा था जो उसने तब पढ़ा था जब उसने संगठनकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया और उसके साथ यह सालों साल बना रहा। यह एक तरह से उस तरह का मुहावरा था जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि इसने बराक को प्रेरित किया था, वैसी दुनिया जैसे कि उसे होनी चाहिए। मेरे बगल में जो महिला बैठी थी, जिसके गोद में बच्चा था, उसने भी हामी भरते हुए आमीन कहा। आमीन, मैंने भी मन ही मन में सोचा, क्योंकि मैं भी संतुष्ट हो गई थी। अगस्त के मध्य में लॉ स्कूल लौटने से पहले बराक ने मुझसे कहा कि वह मुझसे प्यार करता था। यह भावना हमारे बीच इतनी जल्दी और इतने स्वाभाविक रूप में थी कि इसको लेकर कुछ खास यादगार पल नहीं थे, बल्कि वह पल ही यादगार है। मुझे ठीक से याद नहीं कि वह कब और कहाँ हुआ। यह कहना इतना प्यारा और सार्थक लग रहा था कि हम दोनों ही हैरान रह गए। हालांकि एक दूसरे को हम महज कुछ महीनों से ही जानते थे और यह अव्यावहारिक भी लग रहा था, लेकिन हम प्यार में थे। लेकिन अब हम लोगों को 900 मील से भी अधिक दूरी बर्दाश्त करनी थी जो हमारे बीच आने वाली थी। बराक की पढ़ाई खत्म होने में अभी 2 साल बाकी थे और उसका कहना था कि उसे ऐसा लगता है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वह शिकागो में ही रहेगा। ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां अपनी जिंदगी छोड़ दूं। सिडनी में मैं अभी नई थी। मुझे पता था कि मेरे पेशे के लिए इसके बाद का जीवन बहुत मायने रखता था। मेरी उपलब्धियां इस बात को तय करेगी कि मुझे संयोगी बनाया जाए या नहीं। खुद लॉ की पढ़ाई करने के कारण मैं यह बात जानती थी कि आगे बराक कितना व्यस्त होने वाला था। उसको हार्वर्ड लॉ रिव्यू का संपादक चुना गया था। वह विद्यार्थियों द्वारा चलाए जाने वाले मासिक पत्र था जिसको देश के प्रमुख कानूनी प्रकाशनों में माना जाता था। उसका संपादक चुना जाना सम्मान की बात थी, लेकिन इसके साथ यह भी कि जैसे लॉ स्कूल की पढ़ाई करते हुए पूर्णकालिक नौकरी में जाना। इसके बाद हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास फोन रह गया। इस बात को ध्यान में रखिए कि यह बात 1990 की थी, जब फोन आपकी जेबों में नहीं होता था। तब मैसेज नहीं किए जा सकते थे और किस के लिए कोई इमोजी नहीं होता था। फोन के लिए तब समय और दोनों का एक साथ मौजूद होना जरूरी होता था। फोन घर से रात में किए जाते थे जब आप बहुत थके होते और आपको सोने की तलब होती रहती थी। जाने से पहले बराक ने मुझे कहा कि उसको चिट्ठी लिखना अच्छा लगता था। मैं
फोन पे बहुत बात करने वाला आदमी नहीं हूँ, उसने कहा, मानो इससे सब कुछ साफ हो गया हो। लेकिन इससे कुछ भी सहज नहीं हुआ। पूरी गर्मियों के दौरान हमने बातें करते हुए समय बिताया। मैं यह नहीं कहना चाहती कि हमारा प्यार डाक विभाग की गति से नहीं चल सकता था। हम दोनों के बीच यह एक छोटा अंतर था। बराक चिट्ठियों में अपना दिल उड़ेल देता। वह चिट्ठियों के सहारे पला बढ़ा था। उसकी माँ इंडोनेशिया से उसको एयरमेल लिखा करती थी, जिसके सहारे उसकी जिंदगी चलती थी। जबकि मैं मुंह पर बात करने वाली लड़की थी। मैं साउथ साइड के इतवार को होने वाले डिनर खाते खाते बड़ी हुई थी, जहां आपको इसके लिए चिल्लाना पड़ता था कि कोई आपको भी सुन ले। हमारे परिवार में हम खूब बातें करते थे। मेरे पापा ने हाल ही में अपनी शारीरिक बीमारी को देखते हुए वैन खरीदी थी, लेकिन अभी भी वह जितना संभव हो सके अपने भाई बहनों के घर मुलाकात करने जाते थे। दोस्त, पड़ोसी, भाई यूक्लिड एवेन्यू में नियमित रूप से आते और लिविंग रूम में पापा के रिक्लाइनर के बगल में बैठकर उनको कहानियां सुनाते या उनसे सलाह लेते। यहाँ तक कि हाई स्कूल के जमाने का मेरा बॉयफ्रेंड भी कई बार उनसे सलाह लेने आता था। मेरे पापा को फोन से भी कोई परेशानी नहीं थी। सालों तक मैंने देखा था कि वे अपनी दादी से हालचाल पूछने के लिए रोज उनको फोन किया करते थे। मैंने बराक को यह बताया कि अगर वह चाहता है कि हमारा रिश्ता कायम रहे तो उसको फोन पर बात करने की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर मैं तुमसे बात नहीं कर सकती तो मुझे अपनी बात सुनाने के लिए किसी और लड़के की तलाश करनी पड़ेगी, मैंने उसे हल्के से मजाक करते हुए कहा। और इस तरह बराक फोन पर बात करने वाला लड़का बन गया। फॉल आते आते जितना संभव हो सकता था हम उतनी बात करते थे। हम दोनों ही अपनी अपनी दुनियाओं के कामकाज में उलझे हुए थे, लेकिन हम रोज रोज के जीवन के बारे में विस्तार से एक दूसरे से साझा करते थे। मैं इस बात पर सहानुभूति प्रकट करती थी कि उसको कॉर्पोरेट टैक्स का ढेर पढ़ना पड़ रहा था, या इस बात के ऊपर हंसते हुए कि किस तरह दफ्तर की हताशा को दूर करने के लिए मैं काम के बाद एरोबिक्स करने निकलती थी। महीने गुजर गए और हमारी भावनाएं वैसी ही बनी रही और विश्वसनीय भी। मेरे लिए वह जीवन का ऐसा मुद्दा बन गया जिसके बारे में कोई सवाल नहीं किया जा सकता था। सिडनी एंड ऑस्टिन में मैं शिकागो ऑफिस की भर्ती टीम की सदस्य थी। मुझे हार्वर्ड लॉ स्कूल के विद्यार्थियों को समर एसोसिएट की नौकरी के लिए इंटरव्यू लेने का काम रखा गया था। यह एक तरह से लुभाने की प्रक्रिया होती थी। जब मैं विद्यार्थी थी तब मैंने भी कॉर्पोरेट लॉ औद्योगिक परिसर की बेताबी और ताकत को महसूस किया था। मुझे डिक्शनरी जैसी मोटी एक किताब दी गई जिसमें देश भर की लॉ फर्म के नाम लिखे हुए थे और मुझे यह बताया गया था कि इसमें हर फर्म यह चाहता है कि उनके यहाँ हार्वर्ड लॉ स्कूल का पढ़ा हुआ वकील आए। ऐसा लगता था कि अगर आपके पास हार्वर्ड लॉ स्कूल का ठप्पा है, आपके पास देश के किसी भी शहर के कानून क्षेत्र में काम करने का मौका मिल सकता है, चाहे वो डैलास का विशाल लॉ फर्म हो या न्यूयॉर्क का बुटीक रियल एस्टेट फर्म। अगर आप इसमें से किसी में भी दिलचस्पी होती है तो आप कैंपस इंटरव्यू में बैठ सकते थे। अगर यहाँ सफल हो जाते हैं तो आपको आगे उड़ान भरने लायक मान लिया जाता था, जिसमें हवाई जहाज का टिकट, 5 स्टार होटल में कमरा तथा फर्म के दफ्तर में एक बार और इंटरव्यू का मौका शामिल होता था। इसके अलावा मेरे जैसे भर्तीकर्ताओं के साथ खाने पीने के मौके भी शामिल होते थे। हार्वर्ड में मैंने भी सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस की उड़ान के लिए मौके मिले थे। एक तो इसलिए क्योंकि मैं वहाँ मनोरंजन कर को लेकर होने वाले काम को देखना चाहती थी, और दूसरा इसलिए क्योंकि मैं कभी कैलिफोर्निया नहीं गई थी। अब जबकि मैं सिडनी में नियुक्ति संबंधित अनुभव को हासिल करने के लिए कुर्सी की दूसरी तरफ बैठती थी, तो मेरा लक्ष्य सिर्फ यह नहीं था कि मैं लॉ स्टूडेंट को काम पर लूं, जो न केवल स्मार्ट हो, काम में दक्ष हो, बल्कि पुरुष और श्वेत से अलग भी हो। भर्ती करने वाले टीम में एक और अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जिसका नाम मर्सिडीज लेंग था, जो मुझसे सीनियर थी। मर्सिडीज मुझसे 10 साल बड़ी थी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त और सलाहकार बन गई थी। मेरी तरह उसके पास भी 2 आईवी लीग डिग्रियां थी और नियमित तौर पर ऐसी जगह बैठती थी जहां कोई भी उसकी तरफ नहीं देख सकता था। हम इस बात से सहमत थे कि संघर्ष इस बात का नहीं था कि हम इसके आदी बन जाए
और इसको स्वीकार कर लें। भर्ती के लिए जो मीटिंग हुआ करती थी, उसमें मैं एक बात पर खूब बहस करती थी कि युवा प्रतिभाओं की भर्ती करते हुए हमें अपने दायरे को और विस्तार कर देना चाहिए। पुरानी परंपरा यह चली आ रही थी कि हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड, नॉर्थर्न यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस जैसे चुनिंदा जगहों से ही लोगों को काम पर लिया जाए। फर्म के अधिकतर वकीलों ने इन्हीं जगह से डिग्री ली थी। यह एक ऐसा चक्र था, वकीलों की एक पीढ़ी वकीलों की नई पीढ़ी की भर्ती करती थी, और यह ऐसे लोगों की भर्ती करती थी जिसमें उनको अपनी छवि दिखाई पड़ती थी, जिसके कारण किसी भी तरह की विविधता के लिए जगह नहीं रह सकती थी। यह सिर्फ सिडनी में ही नहीं होता था, बल्कि देश के सभी बड़ी फर्म में यही समस्या थी, चाहे उसकी पहचान हो या न हो। नेशनल लॉ जर्नल के सर्वेक्षण में यह पाया गया कि बड़ी फर्मों में अफ्रीकी अमेरिकी वकीलों की तादाद सहायक वकीलों के स्तर पर 3% भी नहीं थी, जबकि साझेदारों के स्तर पर यह संख्या 1% से भी कम थी। इस असमानता के इलाज के रूप में मैंने अपने कंपनी वालों के ऊपर इस बात के लिए जोर डालना शुरू किया कि हम अन्य राज्य के कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बारे में भी विचार करें, खासकर ऐसे कॉलेज के बारे में जो ऐतिहासिक रूप से अश्वेत माने जाते हो, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। जब भर्ती करने वाली टीम शिकागो के एक कॉन्फ्रेंस रूम में विद्यार्थियों के रिज्यूमे देखने बैठी, तब मैं इस बात के ऊपर आपत्ति कर रही थी। अगर किसी विद्यार्थी को ट्रांसक्रिप्ट में बी ग्रेड के कारण या किसी कम प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने के कारण खारिज किया जा रहा हो, मैं जोर देकर कहती कि अगर हम इस बात को गंभीर लें कि अल्पसंख्यक वकीलों को लाया जाए, तो हमें उम्मीदवारों को अधिक संपूर्णता में देखना चाहिए। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि उनको जिंदगी में किस तरह के मौके मिले और उन्होंने उसका उपयोग किस तरह से किया, न कि इस आधार पर कि संभ्रांत एकेडमिक सीढ़ी पर वे कितनी ऊंचाई तक चढ़ पाए। यहाँ बात यह नहीं थी कि फर्म के उच्च स्तर को कम किया जाए, बल्कि यह समझने की थी कि किसी नए वकील की संभावनाओं को परखने के लिए पुराने ढंग के कठिन मानकों को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि हम लोगों को सभी तरह के लोगों को उनका चुनाव करना चाहिए जो कंपनी की सफलता में योगदान दे सके, बजाय इसके कि हम अधिक विद्यार्थियों को खारिज कर दें। हमें अधिक से अधिक विद्यार्थियों का इंटरव्यू करना चाहिए। इस वजह से मुझे भर्ती अभियान के लिए कैम्ब्रिज जाना अच्छा लगता था। इससे मुझे कुछ प्रभाव हासिल होता था ताकि मैं इंटरव्यू के लिए हार्वर्ड के विद्यार्थियों का चुनाव कर सकूं। जाहिर है मुझे यह बराक से मिलने का बहाना भी देता था। जब मैं पहली बार गई तो वह कार से मुझे लेने के लिए आया था। पीले रंग की दैत्सुन कार थी जो उसने पढ़ाई के लिए मिले लोन के बजट में से खरीदी थी। जब उसने चाबी घुमाई तो कार की तेज आवाज से हिलने लगी। मैंने उसकी तरफ अविश्वास से देखा। तुम यह चलाते हो? गाड़ी की आवाज के बीच मैंने तेज आवाज में कहा। उसने मुझे उसी शरारती अंदाज में देखा जिससे मैं हर बार पिघल जाती थी। इसे 1 या 2 मिनट दो, उसने कार को गियर में लगाते हुए कहा। व्यस्त सड़क पर गाड़ी लाते हुए वह बोला कि और शायद यह कभी धोखा न दे। मैं तुरंत इस बात को समझ गई कि कार की सतह में 4 इंच का छेद था जिससे मुझे जमीन दिखाई दे रही थी। बराक के साथ जिंदगी कभी उबाऊ नहीं लगती थी। मैं यह तब भी जानती थी। वह केले के रंग वाली पीली कार थी और कुछ हद तक रोंगटे खड़ी करने वाली भी। मुझे तब यह भी सूझा कि कहीं यह आदमी पैसे ही न कमा पाए। वह सोमरविले में एक कमरे के अपार्टमेंट में रहता था, लेकिन जब मैं सिडली की तरफ से भर्ती के दौरे के लिए जाती तब मुझे कैंपस के सामने चार्ल्स होटल में ठहराया जाता था, जहां हम शानदार चादरों पर सोते थे और बराक, जो अपने लिए शायद ही कभी खाने के लिए कुछ पकाता था, को सुबह क्लास जाने से पहले खाने के लिए गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाता था। शाम के समय वो मेरे कमरे में आ जाता और अपना होमवर्क पूरा करता था, होटल के मोटे टेरिकॉटन के चौके पर बैठकर। उस साल क्रिसमस पर हम हवाई जहाज से होनोलुलु गए। मैं कभी हवाई नहीं गई थी, लेकिन यह पक्का था कि मैं जाना चाहती थी। मैं शिकागो की रहने वाली थी, जहां सर्दियों का मौसम अप्रैल तक खिंच जाता था, जहां आपको कार में बर्फ काटने की कुदाल रखनी पड़ती थी। मेरे पास काफी गर्म कपड़े थे। मुझे सर्दियों से निकल जाना बहुत अच्छा लगता था। कॉलेज के दिनों में
मैं अपने बहामास के दोस्त डेविड के साथ बहामा के सफर पर गई थी और एक बार सुजैन के साथ जमैका गई थी। दोनों ही बार मैंने अपनी त्वचा पर हल्की हवा को महसूस किया था। जब भी मैं समुद्र के पास जाती तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी। शायद यह कोई संयोग नहीं था कि द्वीपों पर पले लोग मुझे आकर्षित करते थे। किंगस्टन में मुझे सुजैन पाउडर जैसे सफेद तटों पर ले गई, जहां हम मोतियों जैसे लहरों को निहार रहे थे। वह बड़ी सफाई से हमें भीड़ भरे बाजार से निकाल ले गई थी, जो रेहड़ी वालों से भरा था। यह खाकर देखो, वह मुझे अपने लहजे में ग्रिल मछली खाने के लिए बढ़ाते हुए कहती, या गन्ना देते हुए, या आम के कटे हुए टुकड़े बढ़ाते हुए। वह चाहती थी कि मैं सब कुछ चख कर देखूं कि वहाँ प्यार करने के लिए कितना कुछ था। बराक के साथ यह कोई अलग नहीं था। अब तक उसको यहाँ मैदानी इलाकों में रहते हुए 1 दशक से अधिक हो गया था, लेकिन अभी भी हवाई उसके लिए बहुत मायने रखता था। वह चाहता था कि मैं सब कुछ देख लूं। होनोलुलु की सड़कों के किनारे ताड़ के पेड़ों से लेके वेंकी बीच के तिकोन से लेकर शहर के चारों तरफ घिरे हरे पहाड़। 1 सप्ताह के लिए हम एक परिवार के दोस्त से लिए फ्लैट में रह रहे थे और हम हर दिन समुद्र के किनारे जाते, तैरते थे और धूप में लेटकर आराम करते थे। मैं बराक की सौतेली बहन माया से मिली, जो 19 साल की थी और स्मार्ट थी और बर्नॉर्ड से डिग्री हासिल कर रही थी। उसके गाल गोल गोल थे, बड़ी और भूरी आंखें, बाल घने थे जो कंधे के पास घुंघरालू थे। मैं उसके नाना नानी मैडेलीन और स्टैनली दुल्हम से मिली, या जिनको वह ट्रूथ एंड जेम्स कहता था। वे उसी इमारत में रहते थे जिसमें उन्होंने बराक को पाला था। एक छोटा सा अपार्टमेंट जिसमें इंडोनेशियाई सजावट की गई थी, जो एन ने सालों के दौरान भेजी थी। मेरी मुलाकात एन से भी हुई, जो मोटी थी। उनके बाल काले और घुंघरालू थे और बराक की तरह ही उनकी ठुड्डी उभरी हुई थी। उन्होंने चांदी के गहने पहन रखे थे और बाटिक की चमकदार ड्रेस और भारी भरकम सैंडल, जो मेरे ख्याल से एंथ्रोपोलॉजिस्ट पहनते थे। मेरे प्रति उनका रुख बहुत दोस्ताना था और यह जानने की दिलचस्पी ले रही थी कि मेरी पृष्ठभूमि क्या थी और मैं क्या काम करती थी। यह साफ था कि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, लगभग उसके ऊपर गर्व करती थी और ऐसा लग रहा था कि उनको उसके साथ बैठकर बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वह उनसे शोध निबंध के बारे में और किताब बदलने के बारे में ऐसे बात करती थी मानो किसी पुराने दोस्त से मिल रही हो। परिवार में सब उसको अभी भी बैरी बुलाते थे, जो मुझे बहुत प्यारा लगा। हालांकि उन्होंने कैंसस में अपना घर 1940 के दशक में ही छोड़ दिया था, लेकिन उनके नाना नानी मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे मिड वेस्टर्नर भूले से वहाँ आ गए हो। जैसा कि बराक मुझे उनके बारे में बताता था, रैम्पस लंबे तगड़े भालू जैसे थे और मजेदार चुटकुले सुनाते थे। टूट एक ठिंगनी छोटी सफेद बालों वाली महिला थी, जो एक स्थानीय बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हो चुकी थी। उन्होंने हमारे लिए लंच में टूना सैलेड का सैंडविच बनाया। शाम में उन्होंने रिच क्रैकर्स पेश किया और डिनर टीवी ट्रे पर रख दिया, ताकि सभी न्यूज देखते हुए खा सके या स्क्रैबल का खेल खेल सके। उनका परिवार साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था, बहुत हद तक मेरे अपने परिवार की तरह। इसमें मेरे और बराक दोनों के लिए राहत की कोई तो बात थी, क्योंकि हम अलग थे, लेकिन हम बहुत मजेदार ढंग से एक हो जाते थे। यह ऐसा था मानो हमारे बीच की सहजता तथा आकर्षण के पीछे का कारण समझ में आ गया था। हवाई में बराक का गंभीर और दिमाग वाला हिस्सा कुछ पीछे चला गया था और उसकी जगह उसका तफरीह वाला रूप उभर आया था। वह घर में आया था और घर ऐसी जगह थी जहाँ उसको किसी को कुछ साबित नहीं करना था। शाम में हमें देर हो चुकी थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे भी नहीं। बराक के हाई स्कूल के जमाने का दोस्त बॉबी पेशेवर मछली मारने वाला था और वह एक दिन नाव से हम लोगों को समुद्र में तैरने के लिए लेके गया और फिर एक दिन यूं ही सैर करवाने ले गया। बराक को इतना चैन से मैंने कभी नहीं देखा था। नीले आकाश के नीचे ठंडी बियर के साथ अपने एक पुराने दोस्त के साथ बैठकर बातचीत और समय बिताते हुए। न ही दिन में समाचार का कोई फिक्र, न ही लॉ स्कूल की पढ़ाई की चिंता, न ही
यह फिक्र कि आय की असमानता को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। सूरज की रोशनी से नहाए दीप ने हम दोनों के बीच भी खुलापन ला दिया था। कुछ तो इसलिए क्योंकि इतना समय हम लोगों के पास पहले कभी नहीं रहा था। मेरे बहुत से दोस्तों ने संभावनाओं को बाहर से अंदर की तरफ देखा था। पहले पहनने ओढ़ने तथा फिर आर्थिक संभावनाओं के ऊपर ध्यान लगाया। अगर उनको यह पता चलता कि उन्होंने जिस आदमी का चुनाव अपने लिए किया था वह अच्छी तरह से बात नहीं कर पाता था या उसको भावुकता पसंद नहीं थी, तो उनको ऐसा लगता कि शादी की शपथ सारी समस्याओं को समाप्त कर देगी। लेकिन मेरे जीवन में बाराक संपूर्ण मनुष्य के रूप में आया था। पहली बातचीत से ही उसने यह बता दिया था कि उसको अपने डर या कमजोरियों को लेकर कहने में वह सहज नहीं रहता और उसको सच कहना अच्छा लगता था। काम के दौरान मैंने पाया कि वह विनम्र था और बड़े हित के लिए अपनी जरूरतों को त्याग करने के लिए तैयार रहता था। और अब हवाई में मैं यह देख रही थी कि उसका व्यक्तित्व अब अनेक छोटे छोटे रूपों में दिखाई दे रहा था। स्कूल के दिनों के दोस्तों के साथ उसकी अभी भी दोस्ती थी, जो यह बताती थी कि वह रिश्तों को अहमियत देता था। अपने मजबूत इरादे वाली माँ के प्रति उसके समर्पण से यह समझ में आया कि वह महिला और उनकी आजादी का सम्मान करता था। इस बात के ऊपर उससे बात किए बिना ही मैं यह जान गई थी कि वह ऐसी साथी को संभाल सकता है जिसके अपने सपने हो और अपनी आवाज भी। कुछ ऐसी बातें थी जो आप रिश्तों में नहीं सिखा सकते, ऐसी बातें जिनको प्यार भी न तो बना सकता है न ही बदल सकता है। अपनी दुनिया को खोलते हुए बाराक मुझे यह दिखा रहा था कि जो भी मैं जानना चाहती थी कि वह किस तरह का जीवन साथी बन सकता था। एक दोपहर हमने कार मांगी और चलाते हुए हम ओहाओ के उत्तरी तट पर गए, जहां हम लहरों के साथ घंटों वहां बैठे रहे, बातें करते हुए। एक लहर दूसरे लहर पर चढ़ती जा रही थी। सूरज क्षितिज पर डूब रहा था और तट पर घूमने आए लोग अपने अपने सामान समेटकर घर जा रहे थे। हम बातें कर रहे थे जबकि आकाश पहले गुलाबी हुआ, फिर बैंगनी और फिर अचानक अंधेरा हो गया। हमें कीड़े काटने लगे और हमें भूख भी लग रही थी। मैं हवाई आई थी ताकि बाराक के अतीत के बारे में मैं जान सकूं, लेकिन हम वहाँ बैठकर भविष्य के बारे में बात कर रहे थे कि हमें किस तरह के घर में रहना चाहिए, हम किस तरह के माता पिता बनना चाहते थे। मुझे ये सब बात करना कुछ साहसी और काल्पनिक जैसा लग रहा था, लेकिन मुझे आश्वस्ति भी मिल रही थी कि अब हम रुकने वाले नहीं थे और हो सकता है कि हम जीवन भर इसी तरह की बातें करते रहें। वापस शिकागो से लौटकर और बाराक से दूर होकर मैं अभी भी कई बार हैप्पी आवर्स की बैठकों में जाती थी, लेकिन अब देर रात तक रुकती नहीं थी। पढ़ने को लेकर बाराक की दीवानगी ने मेरे अंदर भी किताबों को लेकर एक नए तरीके का प्यार जगा दिया था। अब मुझे शनिवार की रात काउच लेटकर किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। जब मैं बोर होने लगती तो मैं अपने पुराने दोस्तों को फोन कर लेती थी। अब जबकि मेरे पास एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन अभी भी मेरी सहेलियां ही मेरे जीवन को स्थिर बनाए रखती थी। सेंटिटा जैक्सन अब रॉबर्टा फ्लैक के समूह की बैकअप सिंगर के रूप में देश भर में घूमती थी, लेकिन जब हमारा मन होता हम बातें कर लेते। करीब एक साल पहले मैं और मेरे माता पिता के साथ लिविंग रूम में बैठी हुई थी। हम गर्व से भर गए जब हमने देखा कि सेंटिटा और उसकी बहन 1988 की डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने पिता का परिचय करवा रही थी। जैक्सन ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रयास किया था और प्रारंभिक दौर में करीब दर्जन भर प्राथमिक मतदाता मंडलों को साथ कर लिया था, लेकिन अंत में नामांकन माइकल दुकासिस के पक्ष में हुआ। इस बीच उन्होंने हम जैसे घरों को उम्मीद और उत्साह के नए स्तर से भर दिया था, जबकि दिली दिल में हम ये जानते थे उनके सफल होने की संभावनाएं बहुत कम थी। मैं वेरेना विलियम्स से भी नियमित रूप से बात करती थी, जो लॉ स्कूल के दिनों में मेरी अच्छी दोस्त थी, जो हाल में कैम्ब्रिज में रहती थी। वह कई बार बाराक से मिली और वह उसको भी पसंद करती थी। वह मुझे इस बात को लेकर चिढ़ाती थी कि मैंने उच्च मानक को गिरा दिया, एक सिगरेट पीने वाले को अपने जीवन में आने दिया। एंजेला कैनेडी और मैं अभी भी खूब हंसते थे, जबकि वह न्यू जर्सी में टीचर थी
और एक बड़े बच्चे को पाल रही थी और खुद को संभालने की कोशिश भी कर रही थी, जबकि उसकी शादी धीरे धीरे बिखर रही थी। हम दोनों एक दूसरे को किशोर लड़की के रूप में जानते थे और अब हम बड़े हो रहे थे। हमारा जीवन बड़ों वाला था और हमारी चिंताएं भी बड़ी थी। कई बार हम लोगों को यह सोचकर बहुत अजीब लगता था। इस बीच सुजैन वैसी ही बिंदास थी जैसी वो तब थी जब हम प्रिस्टन के साथ साथ रहते थे। वह मेरी जिंदगी में आती जाती रहती थी। वह अभी भी अपने दिन को तभी महत्व देती थी जब उसको उसमें मजा आ रहा होता या नहीं। हम बहुत बहुत दिनों तक एक दूसरे से कोई बात नहीं करते थे, लेकिन बड़ी सहजता से अपनी दोस्ती के धागे को सुलझा लेते थे। हमेशा की तरह मैं उसको स्क्रूजे बुलाती और वह मुझे मिशे। हमारी दुनिया उसी तरह से अलग अलग थी जिस तरह स्कूल के दिनों में थी, जब वह ईटिंग क्लब पार्टियों में जाती थी और अपने गंदे कपड़े बिस्तर के नीचे सरका देती थी और समाज शास्त्र के 201 नोट्स की कलर कोडिंग करती रहती थी। तब भी वह सुजैन बहन जैसी थी जिसकी जिंदगी में मैं अपनी अंतर्निहित भिन्नताओं के बावजूद दूर से ही देख सकती थी। वह पागलपन से भरी थी, आकर्षक थी और मेरे लिए हमेशा मायने रखती थी। वह मुझसे सलाह लेती थी और बदमाशी से उसको नजरअंदाज कर देती थी। क्या एक अय्याश और लगभग मशहूर पॉप स्टार के साथ डेट करना गलत था? क्यों? हाँ, यह होगा, लेकिन वह करेगी, क्यों नहीं? मुझे सबसे दुख तब हुआ जब उसने कॉलेज की पढ़ाई के बाद एक आईवी लीग बिजनेस स्कूल में पढ़ने का मौका गवा दिया। कारण यह था कि उसको लगता था कि वहाँ बहुत अधिक काम होगा और मौज मस्ती कम। उसके बाद उसने स्टेट स्कूल में एक ऐसे कोर्स में एमबीए किया जहाँ का तनाव कम था, जो लगता था कि आलस भरा फैसला था। कई बार सुजैन के विकल्प उससे एकदम खिलाफ लगते थे। जिस तरह से मैं चीजों को देखती, सहस करना और अधिक की आकांक्षा न करने के पक्ष में फैसला। लेकिन अब मैं यह कह सकती हूँ कि तब मैं उसको गलत समझती थी। हालांकि तब उसको भी ऐसा लगता था जैसे मैं सही थी। जब बराक के साथ मैं डेट करने लगी तो मैंने सुजैन को यह बताने के लिए फोन किया। वह इस बात को लेकर खुश थी कि मैं खुश थी। खुशी उसके लिए पैमाना था। उसके पास अपने बारे में सुनाने के लिए भी कुछ था। वह फेडरल रिजर्व में कंप्यूटर विशेषज्ञ की नौकरी छोड़कर यात्रा के लिए निकल रही थी। हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि महीनों के लिए। सुजैन और उसकी माँ एक तरह से दुनिया के सफर पर निकलने वाली थी। कारण वही, क्यों नहीं? मैं ये समझ नहीं पाई कि सुजैन को यह पता था या नहीं कि अचेतन रूप से उसके शरीर की कोशिकाओं के साथ कुछ अजीब हो रहा था। चुपचाप उसके साथ कुछ घटित हो रहा था। मुझे यही पता था कि 1989 के फॉल में जब मैं चमड़े के पंप शू पहनकर सिडनी के कॉन्फ्रेंस रूम में घंटों बैठकर मीटिंग करती थी, तब सुजैन और उसकी माँ इस कोशिश में रहती कि कंबोडिया में उनके कपड़ों पर करी न गिर जाए, या सुबह के समय वे ताजमहल के अंदर डांस कर रही होती। जब मैं अपने चेक बुक संभाल रही होती या ड्राइक्लिंग से कपड़े ले रही होती और यूक्लिड एल्वे के पेड़ से गिरते पत्ते को देख रही होती, तब सुजैन बैंकॉक की गर्म उमस भरे माहौल में टूक टूक कर घूमती रहती थी और मेरे ख्याल से खुशी से चिल्ला रही होती। असल में मैं यह नहीं जानती थी कि किस तरह के सफर कर रही थी या कहां कहां घूम रही थी, क्योंकि वह उस तरह की लड़की नहीं थी जो पोस्ट कार्ड भेजकर संपर्क में रहे। वह अपने जीवन में बहुत व्यस्त थी। दुनिया उसको जो कुछ दिखा रही थी वो पूरी तरह उसे महसूस कर रही थी। जब वह मैरीलैंड में अपने घर आई और उसको मुझसे बात करने का समय मिला तो खबर अलग तरह की थी। उसकी जो छवि थी उससे इतना अलग कि मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे कैंसर है, सुजैन ने कहा। रोते हुए बोलने के कारण उसकी आवाज भारी लग रही थी। काफी बड़ा हुआ है। उसको डॉक्टर ने बताया था कि उसको काफी बड़े हुए रूप में लिम्फोमा था जो उसके अंगों को खा रहा था। उसने इलाज के बारे में पूरी योजना बताई, जिससे इस बात की उम्मीद जग सकती थी कि नतीजा क्या हो सकता था। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। फोन रखने से पहले उसने बताया कि भाग्य बड़ा क्रूर था, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत बीमार हो गई थी। मैं यह पक्के तौर पर नहीं कह सकती थी कि मैंने कभी इस बात के ऊपर यकीन किया था कि जीवन में सब कुछ अच्छा होता था।
लेकिन मुझे हमेशा यही लगता था कि आप किसी भी तरह की समस्या से निकलने की राह निकाल सकते थे। मेरे इस विचार को पहली बड़ी चुनौती मिली सुजैन के कैंसर होने से। मेरे आदर्श बिखर गए क्योंकि मैंने अभी तक अपने मुकाम को हासिल नहीं किया था, लेकिन मुझे अपने भविष्य का पता था। मेरे सामने एक एजेंडा था जिसको मैं कॉलेज के शुरुआती दिनों से ही ध्यान में रखकर चल रही थी, जो साफ सुथरे तरीके से वहां पहुंचने को लेकर था। मेरे और सुजैन के लिए वह सब कुछ इस तरह था कि हम दोनों एक दूसरे की शादी में शान से जाते। हमारे पति एक दूसरे से जाहिर है बहुत अलग अलग होते, लेकिन फिर भी वे बहुत हद तक एक जैसे होते। हम दोनों के बच्चे एक समय होंगे। हम परिवार के साथ जमैका के बीच पर जाएंगे। एक दूसरे के लालन पालन की शैली को लेकर कुछ आलोचनात्मक रहेंगे, और जब बच्चे बड़े होंगे तो हम दोनों एक दूसरे के बच्चों की पसंदीदा आंटी बनेंगे। उसके बच्चों के जन्मदिन पर मैं किताबें दूंगी और वह मेरे बच्चों को पोगो स्टिक देगी। हम लोग हंसेंगे और एक दूसरे से राज साझा करेंगे, फिर एक दूसरे को आंख नचा नचा कर कहेंगे कि हम एक दूसरे को कैसे पागल समझते थे। एक दिन अचानक हम दोनों को यह समझ में आएगा कि हम दो बूढ़ी स्त्रियां बन चुकी हैं, जो सदा अच्छी दोस्त बनी रही, और इस बात से दुखी कि समय कितना बीत गया। मेरे लिए दुनिया ऐसी होनी चाहिए थी। पीछे मुड़कर देखने पर जो बात मायने रखने वाली थी वह यह कि सर्दियों और बसंत के दौरान मैंने बस अपना काम किया। मैं वकील थी और वकीलों का काम करना पड़ रहा था। हर वक्त काम करते हम लोग उतने समय तक ही अच्छे रहते जितने समय तक के लिए हमें भुगतान किया जाता था। कोई विकल्प नहीं है, मैंने अपने आप से कहा, और इस वजह से शिकागो के बीचों बीच हर सुबह जाती कॉर्पोरेट दफ्तरों के टावर वन फर्स्ट नेशन प्लाजा में अपना सिर झुकाए मैं चुपचाप अपने भुगतान के बराबर काम में लगी रहती थी। मैरीलैंड में सुजैन अपनी बीमारी के साथ जी रही थी। वह डॉक्टरों से मिल रही थी, ऑपरेशन करवा रही थी, साथ ही साथ अपनी माँ का ध्यान रखने की कोशिश भी कर रही थी, जो खुद भी कैंसर के उग्र रूप का सामना कर रही थी, जिसके बारे में डॉक्टर का कहना था कि सुजैन के कैंसर और उनके कैंसर का कोई संबंध नहीं था। यह दुर्भाग्य था। वह इस हद तक अचानक हुआ कि उसके बारे में सोचने में भी डर लगता था। सुजैन का शेष परिवार आपस में उस तरह से जुड़ा हुआ नहीं था, सिवाय उसके रिश्ते की दो बहनों से, जो जितना संभव होता उनकी मदद करने की कोशिश करती थी। एंजेला कई बार न्यू जर्सी से उसके बहनों को देखने चली जाती, लेकिन उसको अपनी नौकरी और बच्चों को भी देखना होता था। मैंने लॉ स्कूल के जमाने की मेरी एक दोस्त वेरना से कहा कि जब भी उसको वक्त मिले वह उससे मिल लिया करे। जब हम हार्वर्ड में थे तो वेरना सुजैन को कई दफा मिली थी, और यह महज संयोग था कि वह सिल्वर स्प्रिंग में रहती थी, जिसकी बिल्डिंग सुजैन की पार्किंग के सामने ही थी। वेरना से इसकी उम्मीद करना बहुत अधिक था, क्योंकि हाल ही में उसके पिता की मृत्यु हुई थी और वह अपने दुख में उलझी हुई थी। लेकिन वह सच्ची दोस्त थी, एक सहिष्णु दोस्त। मई में एक दिन उसने मुझे फोन करके बताया कि वह उससे मिलने गई तो क्या हुआ था। मैंने उसके बाल बनाए, वह बोली। वह सुजैन जिसको बाल झाड़े जाने की जरूरत पड़ रही थी, उसको मुझसे हर बात बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं सच से बचती जा रही थी। मेरे अंदर कुछ था जो अभी भी यह कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगता था चाहे उसके स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी कहा जाए, सुजैन की सेहत में सुधार होगा। आखिरकार एंजेला ने जून में मुझे फोन किया और सीधे मुद्दे पर आई। अगर तुम आना चाहती हो मिशे, तो बेहतर होगा कि आ जाओ, वह बोली। तब तक सुजैन को अस्पताल ले जाया गया। वह इतनी कमजोर हो गई थी कि वह बात भी नहीं कर पा रही थी। कभी उसको होश आता, कभी बेहोश हो जाती थी। अब कुछ नहीं बचा जो इस बात को खारिज कर देता। मैंने फोन रखा और हवाई जहाज का टिकट खरीद लिया। मैंने पूरब की तरफ उड़ान भरी, टैक्सी पकड़कर अस्पताल गई, लिफ्ट से चढ़कर सही फ्लोर पर गई, गलियारे को पार कर उसके कमरे में, और उसको वहाँ देखा। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, जबकि एंजेला, उसकी बहन, उसका ध्यान रख रहे थे। सभी चुप थे। पता चला कि सुजैन की माँ कुछ दिन पहले ही गुजर गई थी, और अब
सुजैन बेहोश थी। एंजेला ने मेरे बिस्तर के पास आने के लिए जगह बनाई। मैं सुजैन को घूर कर देख रही थी, उसके दिल के आकार के चेहरे को, उसकी लाल भूरी त्वचा को। यह देखकर कुछ राहत मिली कि उसके मुलायम गालों और लड़कियों जैसे उभरे होठों पर यौवन की सुंदरता बाकी थी। बीमारी से लग ही नहीं रहा था कि उसके चेहरे पर कोई असर पड़ा था। उसके काले बाल अभी भी सुंदर और घने थे। किसी ने उसमें 2 चोटियां बना दी थी जो उसकी कमर तक पहुंच रही थी। उसके दौड़ने वाले पैर कंबल के नीचे थे। वह जवान लग रही थी, वह युवा लग रही थी, प्यारी सुंदर 26 साल की लड़की जो शायद नींद में थी। मुझे अफसोस हुआ कि मैं पहले क्यों नहीं आई। अपनी उतार चढ़ाव वाली दोस्ती के दौरान मुझे कई बार अफसोस हुआ था, जब मैं जोर देकर उससे कहती कि वह गलत कदम उठा रही थी, जबकि शायद वह सही होती थी। मुझे अचानक इस बात से खुशी हुई कि हर बार उसने मेरी सलाह नहीं मानी। मुझे इस बात से खुशी हुई कि किसी चमकदार बिजनेस स्कूल की डिग्री लेने के लिए उसने जरूरत से ज्यादा मेहनत नहीं की। वह लगभग एक प्रसिद्ध पॉप स्टार के साथ वीकेंड मनाने गई, महज मजे के लिए। मैं खुश थी कि वह अपनी माँ के साथ ताजमहल गई और उसने वहाँ का सवेरा देखा। सुजैन ने उस तरह की जिंदगी जी ली थी जिस तरह से मैं नहीं जी पाई। उस दिन मैं उसका हाथ थामे देख रही थी कि उसकी सांसें उखड़ रही थी। सांसों के बीच लंबे लंबे अंतराल आ रहे थे। एक समय ऐसा आया जब नर्स ने हमें देखकर गर्दन हिला दी। यह हो रहा था, सुजैन जा रही थी। मेरा दिमाग खाली हो गया। मुझे कुछ भी गहराई से नहीं सूझ रहा था। जीवन और उसके न होने के बारे में मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं पागल हो गई थी। यह कहना भी अनुचित होगा कि सुजैन महज 26 साल की उम्र में बीमार पड़ी और दुनिया छोड़कर चली गई। बहुत आसान बात होगी, लेकिन यह सच था, उतना ही ठंडा और क्रूर। आखिरकार मैं अस्पताल के कमरे से उसके शरीर को छोड़कर आने के बाद मैं यह सोच रही थी, वह चली गई और मैं अब भी यही हूँ। बाहर गलियारों में अस्पताल का गाउन पहने लोग घूम रहे थे जो सुजैन से अधिक बड़े और बीमार थे, लेकिन वे अभी भी यहीं थे। मैंने वापस शिकागो जाने के लिए एक भरी हुई फ्लाइट में जगह ली। व्यस्त हाईवे से गाड़ी चलाते हुए वापस आई। एलिवेटर में चढ़कर अपनी दफ्तर पहुंची। मैंने देखा कि अपनी अपनी कार में सभी खुश दिखाई दे रहे थे। गर्मियों के कपड़े पहने पटरी पर चल रहे थे, आराम से कैफे में बैठे हुए, दफ्तरों में मेजों पर काम करते, और किसी को पता नहीं था कि सुजैन के साथ क्या हुआ था। वे यह भी नहीं जानते थे कि क्या पता कुछ देर बाद उनकी भी मृत्यु हो जाए। मुझे बुरा लग रहा था कि किस तरह संसार आगे बढ़ रहा था, किस तरह सभी यही है सिवाय मेरे सुजैन के।